नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से आज अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, वो रहेगी दोस्तों सीरीज़ नंबर 57। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube पर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। दोस्तों, जो अपनी क्रेश कोर्स नाम से जो कोर्स क्लास चला रखी है वो उसका जो आज पार्ट नंबर है वो रहने वाला है पार्ट नंबर 4। और दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट आज की क्लास में 100 अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है और उसमें से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए चैलेंजेबल साबित रहेगा। और दोस्तों, जो क्रेश कोर्स के नाम से जो क्लास चला रखी है उसी में जो अपनी 5 या 6 क्लास कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो प्रतिदिन आप शाम को 6:10 पर आप क्लास में जुड़ना वो भी आप निश्चित रहे ताकि प्रतिदिन की क्लासों की आप फ़ायदा उठा सके। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कौन से कारण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कौन से कारण नहीं है ये अपने को यहाँ पे बताना है। रुचि, वातावरण, वंशानुक्रम या फिर आयु। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 और इसमें जो आंसर क्या रहेगा वो आप जो मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कौन से कारण नहीं है, तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे रुचि। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कारण नहीं रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों, क्लास अगर पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे, लाइक करें। नैतिक व सदाचार की शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा अपना अगला प्रश्न। नैतिक एवं सदाचार की शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है ये पूछा गया है। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, नवजात अवस्था में या फिर शैशवावस्था में। आज की इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी दोस्तों यहाँ पे फैक्टों से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नैतिक एवं सदाचार की शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो बाल्यावस्था पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बाल्यावस्था। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 रहेगा अगला प्रश्न अपना। शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा। दोस्तों, ये डेफिनेशन है कि शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे बताना है कि ये परिभाषा या ये जो कोटेशन दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीखने का आदर्श काल शेषावस्था को कहने वाला वो वैज्ञानिक रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे वैलेंटाइन के अनुसार शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है, ये कथन किसने कहा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है, ये कथन किसने कहा। किलपैट्रिक, फ्राइड, रूसो या फिर एडलर। दोस्तों, यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट भी अपने आज की प्रश्नोत्तरी में शामिल किए हैं और जल्द ही दोस्तों आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ध्यान रखने की बात है 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। वो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले उपलब्ध करवाई जाएगी और उसको जो पढ़ने के लिए आपको जो टाइम लगेगा वो सिर्फ लगभग 1 या 1.5 घंटे लगेगा। उसमें से आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे दोबारा से, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य के लिए आधारशिला रखता है, यह कथन किसने कहा। प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एडलर ने ये डेफिनेशन या जो कोटेशन दिया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा अगला प्रश्न, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो मेंटल डेवलपमेंट है वो तीव्र गति से होता है, ये कौन सी अवस्था रहेगी दोस्तों यहाँ पे। किस अवस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, यहाँ पे शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, वो अवस्था रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे बाल्यावस्था में मानसिक विकास होता है वो तीव्र गति से चलता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, परिभाषा से रिलेटेड या कोटेशन से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये परिभाषा किसने दी है? दोस्तों यहाँ पे जो मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये परिभाषा किसने दी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी टाइप करते रहे ताकि आपकी आंसर का भी पता लगता रहे कि कौन से स्टूडेंट्स का कौन सा आंसर आ रहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है 4-5 वर्ष में ही बन जाता है, ये कैप्टन कहने वाला या परिभाषा देने वाला वाटसन, एडलर, रूसो या फ्राइड कौन है, ये अपने को यहाँ पे टाइप करना है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एडलर महोदय ने ये परिभाषा या कोटेशन दिया है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, ये भी मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा होता है, जिसे दोस्तों इसके साथ में मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मिथ्या या फिर छद्म, ये भी अपने को यहाँ पे शब्द मिल सकता है। मिथ्या या छद्म परिपक्वता का जो काल होता है वो कौन सा होता है? दोस्तों मिथ्या या छद्म का मतलब होता है ज़्यादातर झूठ बोलने वाला काल होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। झूठ बोलने वाला काल कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिथ्या या छद्म परिपक्वता का जो काल होता है उसे अपन बाल्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा अपना अगला प्रश्न, बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? दोस्तों यहाँ पे बाल्य अवस्था को ध्यान देने की बात है, अवस्था बाल्य अवस्था है, उसको प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फ्राइड, किलपैट्रिक, रूसो या फिर बिने? प्रश्न नंबर 8 और दोस्तों जल्द ही आपको सो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, वो भी एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले, क्योंकि इसको आपको पढ़ने में मुश्किल से या फिर 1 या 1.5 घंटा लगेगा दोस्तों, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे देखने प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहने वाला वो रहने वाला है वैज्ञानिक, वो किलपैट्रिक रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों अपना। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हड्डी टूटने पर शीघ्र प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्चर होने पर या फिर हड्डी के टूटने पर जो शीघ्र प्राथमिक उपचार होता है वो कौन सा होना चाहिए, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो बर्फ़ से मालिश करें, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, चोट वाले भाग की हलचल रोकना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों ये इंजरी और उसके रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे चोट वाले भाग की हलचल को तुरंत रोक देना चाहिए, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि हड्डी टूटने पर जो शीघ्र उपचार किया जाता है वो उसके चोट वाले भाग की हलचल को यहाँ पे रोक देना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों यहाँ पे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 1992, 25, 20 या फिर 1896? प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसकी जो स्थापना करने वाला वो हेनरी ड्यूडेंट है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, हेनरी ड्यूडेंट। लेकिन इसकी स्थापना सबसे पहले भारत में पूछी गई है, यहाँ पे भारत में पूछी गई है कि भारत में इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1920 यानी 1920 में भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, अंगुली की चोट पर प्राथमिक उपचार हेतु लगाई जाने वाली पट्टी कौन से प्रकार की होती है? दोस्तों यहाँ पे अगर अंगुलियों पे चोट लगती है तो उसके जो प्राथमिक उपचार के तौर पर जो पट्टी लगाई जाती है वो पट्टी का प्रकार या आकार कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तिकोनी पट्टी होती है, रोलर पट्टी, क्रेप पट्टी या दी निकेट पट्टी, इनमें से कौन सी रहने वाली है? और दोस्तों अगर प्रश्न उत्तरी आपकी पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करते रहे ताकि और भी दोस्तों का इसका फ़ायदा मिलता रहे।
प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोलर पट्टी। ये पर अंगुली की चोट पे काम में ली जाने वाली पट्टी का प्रकार होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज के दौरान लैक्टिक अम्ल को कहाँ से हटाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज जिसे अपने ऑक्सीजन डेप्थ के नाम से जानते हैं, उसमें जो लैक्टिक अम्ल बनता है उसको कहाँ से हटाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। हृदय से, फेफड़ों से, यकृत से या पेशी से। दोस्तों लैक्टिक अम्ल क्या होता है सबसे पहले मैं बताऊँ तो लैक्टिक अम्ल शरीर में थकान पैदा करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। थकान पैदा करता है, जैसे अपन दौड़ते हैं या फिर कुछ भारी काम करते हैं, थोड़ी देर बाद में अपनी जो थकान आती है वो शरीर में जो रक्त की जो ब्लड की सप्लाई करने वाली जो धमनियाँ होती है, सिराएँ होती हैं, उनमें रक्त जो जम जाता है वो लैक्टिक अम्ल जमने लगता है। उससे जो ब्लड का फ्लो होता है वो धीमा हो जाता है और ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन होती है वो धीरे पहुँचती है, इसलिए थकान जल्दी आ जाती है। तो ऑक्सीजन कर्ज के दौरान लैक्टिक अम्ल को जो हटाया जाता है वो कहाँ से हटाया जाता है, तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो मांसपेशी या पेशी से हटाया जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पेशियों के द्वारा ऑक्सीजन का एब्जर्व किया जाता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और ऑक्सीजन ज़्यादा उपयोग करने से जो लैक्टिक अम्ल है वो आराम से हट जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 13। द्वितीयक वायु का लक्षण कौन सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड विंड का लक्षण कौन सा नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे सेकंड विंड क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि सेकंड विंड क्या होती है। तो दोस्तों जब अपन एक बार कोई भी गतिविधि अगर अपन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के कुछ समय पश्चात ही ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, गतिविधि स्टार्ट करने को कुछ समय पश्चात ही यहाँ पे अपने शरीर में कोई बेचैनी होने लगती है और अपन ऐसा फील करते हैं कि इस क्रिया को अब अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अपन उसको 2 या 4 मिनट तक करने लगते हैं और कुछ समय के पश्चात अपना शरीर फिर से वेलनेस या फिर अच्छा फील करने लगता है और अपन उस क्रिया को आराम से करने लग जाते हैं। तो वो जो परिवर्तन आया था कुछ समय के लिए शरीर में, उसे अपन सेकेंड विंड या द्वितीयक वायु के नाम से जानते हैं। तो द्वितीयक वायु का लक्षण कौन सा नहीं है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, श्वसन का नियमित चलना होता है, लैक्टिक अम्ल का जमना होता है। प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्वसन का नियमित चलना, ये द्वितीयक वायु या सेकेंड विंड का लक्षण नहीं है। यहाँ पे श्वास लेने में अपने को तकलीफ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीजन कर्ज का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज जिसे अपन ऑक्सीजन डेप्थ के नाम से जानते हैं, उसका निर्धारण कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कौन से यंत्र के द्वारा ऑक्सीजन डेप्थ या कर्ज का मापन किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे। अब दोस्तों ऑक्सीजन कर्ज क्या होती है, तो क्रिया करने के दौरान जो अपन ने ऑक्सीजन शरीर में थी वो कंप्लीट ऑक्सीजन का अपन ने उपभोग कर लिया, अब शरीर में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं बची है, लेकिन क्रिया खत्म होने के बाद में जो ऑक्सीजन का अपन ने शुरू में उपभोग किया था उसका वापस से अपन ने शरीर में लोडिंग करना या फिर अतिरिक्त ऑक्सीजन के द्वारा शरीर में उसको वापस भरना, वो ऑक्सीजन कर्ज कहलाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज का निर्धारण वो बाईसाइकिल अर्गोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों यहाँ पे। और आज की क्लास अगर पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे 4 या 5 दिन में अपनी जो कंप्लीट कोर्स है वो यहाँ पे करवा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 15 रहेगा, किसी गतिविधि के प्रारंभ होते ही शरीर में बेचैनी होना किसके कारण होता है। दोस्तों मैंने इसके बारे में जिक्र पहले भी कर दिया है कि किसी गतिविधि के प्रारंभ होते ही कुछ समय पश्चात बेचैनी शरीर में होने लगती है, ये किसके कारण हो रहा है। ऑक्सीजन कर्ज, मायोग्लोबिन या फिर द्वितीयक वायु या फिर क्षतिपूर्ति। प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो गतिविधि करने के कुछ समय पश्चात ही अपने जो शरीर में बेचैनी होती है वो अपने को प्रश्न नंबर 15 में यहाँ पे सेकंड विंड के नाम से जानी जाती है, यानी द्वितीयक वायु के नाम से जानी जाती है। और सेकंड विंड के जो खोज करता है या फिर इस जो शब्द के जो प्रतिपादक है दोस्तों वो बार सेपर्ड रहेगा दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बार सेपर्ड ये सेकंड विंड के शब्द के खोजकर्ता भी रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं, ये परिभाषा किसने दी है। दोस्तों यहाँ पे स्वाभाविक
व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन, उसको अपन अधिगम के नाम से जानते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, E.R. हिलगार्ड या फिर कार्डसन। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे E.R. हिलगार्ड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन परिमार्जन या अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, यह कथन कौन से सीखने के नियम पर आधारित है? दोस्तों ये नियम कौन से सीखने के नियम पर आधारित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि सीखने में जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर बाय लर्निंग होती है, वो अपने को यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। एक धनात्मक, दूसरी ऋणात्मक और तीसरी जो शून्य होती है। अगर एक बार कोई सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थितियों में अपने को फ़ायदा देता है तो वो धनात्मक होता है। एक पुराना सीखा हुआ काम नई परिस्थिति में अपने को नुकसान देता है तो वो ऋणात्मक। और पुराना काम अगर नई सीखे जाने वाली गति में अगर वो न नुकसान देता है और न फ़ायदा देता है तो वो शून्य होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, ये कौन से कथन या सीखने के कौन से नियम पर आधारित है? तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संबंधित परिवर्तन का नियम। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उपयोग और अनुप्रयोग किसके अंग है? दोस्तों यहाँ पे उपयोग और अनुप्रयोग वो बोल सकते हैं अपन इसको। उपयोग और अनुप्रयोग किसके अंग है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों ये जो नियम दिए थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, सीखने के नियम। लेकिन इनमें से जो उपयोग अनुप्रयोग का नियम है ये कौन से नियम के अंतर्गत आता है या अंग है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपयोग अनुपयोग का नियम होता है वो अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। यानी अगर अपन किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो वो अपने लिए उपयोगी होती है, और अगर नहीं करेंगे तो वो अपने लिए अनुपयोगी बन जाएगी, अपन उसे भूल जाएंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। सीखने में पठार की स्थिति कौन सी होती है? दोस्तों यहाँ पे सीखने में पठार की जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सीखने में वृद्धि होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है या फिर सीखने में स्थिरता होती है? उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 19 सीखने में पठार की स्थिति कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19 में इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों पठार। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीखने में जो पठार की स्थिति थी वो सीखने में स्थिरता पैदा कर देती है। यानी न तो उसमें वृद्धि होती है न उसमें कमी होती है, यानी लगातार उसमें न तो वृद्धि न कमी, वो लगातार चलता रहता है। यानी जो एक ही स्थिति बनी रहती है वो पठार की स्थिति होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा अपना अगला प्रश्न। SR बॉन्ड सिद्धांत से कौन संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे SR बॉन्ड सिद्धांत से कौन संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे SR बॉन्ड सिद्धांत से संबंधित कौन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, हॉल या फिर गेस्टाल्ट। दोस्तों यहाँ पे SR बॉन्ड सिद्धांत से कौन संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चले दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे SR बॉन्ड से संबंधित थॉर्नडाइक रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को इनमें से क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र होता है, उसे इनमें से क्या नाम देते हैं, उसका दूसरा नाम कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र, एक होता है सकारात्मक अधिगम वक्र, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से जो नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र होता है उसको कौन से नाम के द्वारा जाना जाता है? प्रश्न नंबर 21 बताइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, इसे उत्तल वक्र के नाम से भी जानते हैं। नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को उत्तल, और जो सकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र होता है उसे अपन उत्तल वक्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 22 देंगे।
प्रश्न नंबर 22, पर्सोना शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो पर्सोना शब्द है, ये पर्सोना शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, ये अपने को यहाँ पे टाइप करना है। लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा या फिर यूनानी भाषा। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर पसंद आती है जरूर वीडियो को शेयर करते रहे, ताकि और भी दोस्तों का इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पर्सोना शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यक्तित्व का नव फ्राइड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों यहाँ पे व्यक्तित्व का नव फ्राइड सिद्धांत, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि नव फ्राइड सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। फ्राइड, शेल्डन, इरिक फॉर्म या फिर लिटन। प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर शेयर करते रहे। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहने वाला है व्यक्तित्व का नव फ्राइडवाद का सिद्धांत है वो इरिक फॉर्म के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 रहेगा दोस्तों अपना। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियाँ मुख्य रूप से किसका अध्ययन करती है। दोस्तों यहाँ पे जो व्यक्तित्व के मापन की जो प्रक्षेपण विधियाँ होती है, विधि कौन सी है, प्रक्षेपण विधियाँ हैं, वो मुख्य रूप से किसका मापन करती है या अध्ययन करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चेतन मन का, अचेतन मन, अर्धचेतन या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों के द्वारा वो अचेतन मन का मापन किया जाता है या फिर इसका अध्ययन किया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के मन के 3 भाग बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन जो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियाँ होती है वो अचेतन मन का अध्ययन करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। ये परिभाषा किसने दी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि बुद्धि से तात्पर्य क्या है, तो वो पूर्व अनुभव का लाभ उठाना है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। योग्यता है, ये परिभाषा किसने दी है। थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, गेट्स या फिर टर्मन। प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता। ये डेफिनेशन थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। निम्न में से किसे बुद्धि का निरुंकसवादी सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों इनमें से बुद्धि का निरुंकसवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो बुद्धि का निरुंकसवादी सिद्धांत एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, समोकारक या बहुकारक सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बुद्धि का निरुंकसवादी सिद्धांत है वो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक कारक सिद्धांत को बुद्धि का निरुंकसवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 27 रहेगा अपना। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। दोस्तों यहाँ पे हरमन रोर्सा के द्वारा जो परीक्षण तैयार किया गया था, हरमन रोर्सा के द्वारा जो परीक्षण तैयार किया गया था, जिसे अपन रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से जानते हैं, इसमें व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रक्षेपी है या अप्रक्षेपी, व्यक्तिगत या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 इसमें क्या रहेगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे टाइप करना है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 का कि जो रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण है ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 रहेगा अपना अगला प्रश्न। स्पेंसर द्वारा कौन सा व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं दिया गया। दोस्तों यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया गया है वो कौन सा नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे नहीं है, ये पूछा गया है कि स्पेंसर के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है उनमें से कौन सा नहीं है। क्रिया प्रदान, समाज प्रदान, सौंदर्य प्रदान, ज्ञान प्रदान, ये अपने को यहाँ पे बताना है।
तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो स्पेंसर के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है उनमें जो सम्मिलित नहीं है वो व्यक्तित्व का वर्गीकरण में वो क्रिया प्रदान नहीं रहेगा दोस्तों यहाँ पे। इनके अलावा जो समाज प्रदान, सौंदर्य प्रदान, ज्ञान प्रदान, ये हर्बर्ट स्पेंसर इनके व्यक्तित्व के वर्गीकरण रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के गुणों का वर्गीकरण है। दोस्तों यहाँ पे आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के गुणों का वर्गीकरण कौन सा है ये अपने को यहाँ पे बताना है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के गुणों का वर्गीकरण कौन सा है। प्रश्न नंबर 29 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के गुणों का वर्गीकरण कौन सा है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, आलपोर्ट के अनुसार जो व्यक्तित्व गुण का वर्गीकरण किया है वो कार्डिनल गुण, केंद्रीय गुण और सेकेंडरी गुण के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 29 में बी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 रहेगा, किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी अवस्था है जिसमें संवेगों की अस्थिरता होती है वो सर्वाधिक होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो संवेगों की सर्वाधिक अस्थिरता होती है वो शेष अवस्था के अंतर्गत होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का, शेष अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, और ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे ताकि दोस्तों और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। लाइक और शेयर करना भी आप ज़रूर इसको ना भूलें। प्रश्न नंबर 31, मानसिक तथा स्नायु संबंधी दबाव के अनुभव की स्थिति होती है। दोस्तों यहाँ पे मानसिक और स्नायु संबंधी दबाव के अनुभव की स्थिति कौन सी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। मानसिक तथा स्नायु संबंधी दबाव के अनुभव की स्थिति को क्या कहते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रेम, कुंठा, रुचि या फिर तनाव। दोस्तों यहाँ पे समायोजन से युक्तियों से संबंधित प्रश्न है। समायोजन की जो युक्तियां हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि मानसिक तथा स्नायु संबंधी दबाव के अनुभव की जो स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन तनाव के नाम से जानते हैं, यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, स्वीडन में लिंकयार्ड खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया। दोस्तों यहाँ पे स्वीडन में जो लिंकयार्ड खेलों का आयोजन किया गया है वो किस वर्ष किया गया है ये अपने को यहाँ पे बताना है। 1939, 59, 52 या फिर 28। दोस्तों इससे पहले मैं बताऊं कि लिंकयार्ड खेलों का आयोजन किसकी याद में किया जाता है। तो स्वीडन में जो शारीरिक शिक्षा के जनक है या जिम्नास्टिक के जिसे जनक भी कहते हैं, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा के या स्वीडन में जिम्नास्टिक का जनक पर हेनरिक लिंक, ये इसकी याद में इसका आयोजन किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 2 बार स्वीडन में लिंकयार्ड खेलों का आयोजन किया गया था, एक बार 1949 में और फर्स्ट बार जो किया गया था वो 1939 में किया गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 32 का 1939 में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊं जो 1949 में दूसरा बार किया गया था उसमें हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के द्वारा इन अपने देसी खेलों का इसमें प्रदर्शन भी किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कवायद को जिम्नास्टिक में किसने शामिल किया था। दोस्तों यहाँ पे कवायद को जिम्नास्टिक, ध्यान देने की बात है दोस्तों यहाँ पे कवायद को जिम्नास्टिक में किसने सम्मिलित किया था ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो गट्समथ, एडोल्फ स्पीच, लुडविग जोन या फिर जाल मर्लिन। प्रश्न नंबर 33 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 33 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जर्मनी के एडोल्फ स्पीच को यहाँ पे कवायद को जिम्नास्टिक के रूप में शामिल किया गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, जिम्नास्टिक के विद्यालय आलरूप की स्थापना किसने की। दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक के जो विद्यालय जिसका नाम है आलरूप, इसकी स्थापना किसने की ये अपने को यहाँ पे बताना है।
फ्रेंच नेस्गाल, नीलबक, लेविस या फिर मैक्लोरेन। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक की आलारूप विद्यालय की स्थापना करने वाला वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नील बक। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, नील बक यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे नील बक है वो डेनमार्क के रहने वाले हैं। डेनमार्क में इसने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था। वैसे डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले फ्रेंच नेस्गोल ने काम किया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन आलरूप विद्यालय की स्थापना करने वाला वो नील बक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 रहेगा अगला प्रश्न। नील बक ने प्रिमिटिव जिम्नास्टिक का प्रदर्शन अमेरिका में किस वर्ष किया? दोस्तों यहाँ पे नील बक के द्वारा एक जिम्नास्टिक और बनाई गई जिसे अपन प्रिमिटिव जिम्नास्टिक के नाम से जानते हैं। इसका प्रदर्शन अमेरिका में कब किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न यही निकल के आ जाता है कि प्रिमिटिव जिम्नास्टिक की स्थापना या इसको किसने प्रचलित किया था, वो नील बक के द्वारा इसको प्रचलित किया गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन इसको अमेरिका में किस वर्ष इसको फेमस या प्रचलित किया गया था, प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1925 यानी 1925 में प्रिमिटिव जिम्नास्टिक को अमेरिका में नील बक के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति एक मनोभौतिक संगठन है, ये विचार किसने दिया? दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति एक मनोभौतिक संगठन है, ये विचार किसने दिया? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे नील बक, अर्चेल्ड मैक्लोरेन, फ्रेंच नेस्गाल या फिर गार्डस्मथ। व्यक्ति एक मनोभौतिक संगठन है, ये विचार देने वाला प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति एक मनोभौतिक संगठन है, ये विचार अर्चेल्ड मैक्लोरेन ने दिया था। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इंग्लैंड के अर्चेल्ड मैक्लोरेन के द्वारा व्यक्ति एक मनोभौतिक संगठन है, ये अपने यहाँ पे बताया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। अमेरिका में लोक व्यायामशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में लोक व्यायामशाला जिसे अपन फोल्क स्कूल के नाम से जानते हैं, फोल्क डांस स्कूल, या अमेरिका में जो फोल्क व्यायामशाला या लोक व्यायामशाला है वो कहाँ स्थित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बोस्टन या न्यू जर्सी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 37 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में लोक व्यायामशाला वो बोस्टन नामक स्थान पर स्थित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में कौन सी संस्था है? दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत यहाँ पे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा में, स्वास्थ्य में और मनोरंजन के जो क्षेत्र में है वो कौन सी संस्था यहाँ पे काम कर रही है। आफर्ड इनमें से कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आफर्ड। ये संस्था अमेरिका में काम कर रही है जिसे अपन आफर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्पेलिंग में ध्यान देने की ज़रूरत है, पूछा गया प्रश्न है, पहले पूछ लिया गया है 2013 ये और शायद 18 की भर्ती में भी ये पूछा गया प्रश्न है आफर्ड किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसमें शुरुआत में AAHPERD ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। A के बाद में H आएगा, यहाँ पे P नहीं आएगा दोस्तों, H आएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में आफर संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों यहाँ पे जो अमेरिका में जो आफर संस्था है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? जो आफर संस्था है इसकी स्थापना पूछी गई है दोस्तों अमेरिका के अंतर्गत। जो अमेरिका में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के क्षेत्र में काम कर रही है आफर्ड, उसकी स्थापना अमेरिका में कब हुई, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में जो आफर्ड संस्था है इसकी स्थापना 1885 यानी 1885 में अमेरिका में हुई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 रहेगा दोस्तों अपना। प्रश्न नंबर 40 देखिए
सोवियत रूस में शारीरिक शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो पूर्व में सोवियत रूस था, वर्तमान में रूस ही है, तो सोवियत रूस में है वो शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन को किस अन्य नाम से जाना जाता था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक प्रशिक्षण के नाम से, शारीरिक व्यायाम, गति विज्ञान या फिर शारीरिक संस्कृति। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा यहाँ पे कि सोवियत रूस में शारीरिक शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक संस्कृति के रूप में जाना जाता था। यानी सोवियत रूस में शारीरिक शिक्षा को किस नाम से जान सकते थे, वो शारीरिक संस्कृति के नाम से जान सकते थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 41 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हस्त मुक्त व्यायाम जिसे अपन कैलिस्थेनिक के नाम से जानते हैं, किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों यहाँ पे हस्त मुक्त व्यायाम जिसे अपन इंग्लिश में कैलिस्थेनिक भी कहते हैं, ये किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो डुडले सार्जेंट, गट्समथ, एफ क्लाइस या फिर अर्चेल्ड मैक्लोरेन। प्रश्न नंबर 41 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है हस्तमुक्त व्यायाम या कैलिस्थेनिक, ये एफ क्लाइस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे कैलिस्थेनिक होती है, दो शब्दों से मिलकर बना है, कैलियो और एस्थेनिक, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एस्थेनिक दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें कैलियो का अर्थ होता है सुंदर, एस्थेनिक का अर्थ होता है कला, यानी सुंदर तरीके से जो प्रदर्शन किया जाता है वो एस्थेनिक कैलिस्थेनिक होता है। और इसमें मुक्त हस्त व्यायाम के रूप में जानते हैं। इसमें कोई उपकरण इसमें अपन हाथ में नहीं लेते हैं, जैसे मार्चिंग हुआ, पीटी हुई, ये जो होती है ये सब कैलिस्थेनिक के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 41 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एफ क्लाइस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो टीम में डबल लीग में कुल कितने मैच होंगे। यहाँ पे दोस्तों नो टीम है, उनमें डबल लीग के अंतर्गत कुल कितने मैच होंगे, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 81, 36, 72 या फिर 00। दोस्तों यहाँ पे जो लीग होती है उसमें जो दो प्रकार की होती है, एक सिंगल लीग, दूसरी डबल लीग। सिंगल लीग में अगर कुल मैचों का सूत्र पूछे तो वो n-1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे डबल लीग में पूछा गया है तो इसका सूत्र यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे n-1, ये इसका सूत्र है। इस अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो 9 टीमों में 9-9 ये इस प्रकार 9 × 8 होगा, तो इसका सही आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों वो 72 टोटल मैच होंगे। प्रश्न नंबर 42 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 72। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 रहेगा डबल लीग में कुल मैच निकालने का सूत्र कौन सा है। दोस्तों मैंने बता भी दिया है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो डबल लीग में कुल मैच निकालने का सूत्र कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब ज़रूर टाइप करें, मैं इस थोड़ी देर में पानी पी लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे डबल लीग में कुल मैच निकालने का जो सूत्र होता है वो रहने वाला है यहाँ पे दोस्तों n-1, वो मैंने अपने यहाँ पे बता दिया था। और इसके अकॉर्डिंग अपन ने इसी सूत्र के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे 9 टीमों के कुल मैच भी यहाँ पे निकाले हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देंगे दोस्तों यहाँ पे टेबुलर विधि में टीमों की संख्या विषम होने पर स्तंभ की संख्या का सूत्र कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे टीमों की विधि कौन सी है, टेबुलर विधि में टीमों की संख्या अगर विषम है तो उसमें जो स्तंभ की संख्या है उसका सूत्र पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे टेबुलर विधि है, स्टेयरकेस विधि है और इसके अलावा साइकिल विधि है। तीनों ही विधि ये लीग में फिक्चर डालने की विधियाँ रहेंगी दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे टेबुलर विधि होती है उसमें जो टेबल्स बनाई जाती हैं, उस टेबल्स में जो खाने बनाए जाते हैं उनमें कितने खाने विषम टीम होने पर यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, ये उसका सूत्र बनाना है।
तो प्रश्न नंबर 44 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे n+2, यानी जितनी टीम है उनमें 2 एक्स्ट्रा खाने और बनानी है अपने को। 9 टीम है तो 11 बनेंगे, या 11 बनेंगे, या फिर 7 टीम है तो 9 बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे विषम होनी चाहिए, टीमों की संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, विषम संख्या पर 2 एक्स्ट्रा, और सम संख्या है तो 1 एक्स्ट्रा यहाँ पे स्तंभ बनेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों यहाँ पे, फीफा द्वारा फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता को कौन सी पद्धति द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों जो फीफा जो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है फीफा, इसके द्वारा जो फुटबॉल का जो विश्व कप का आयोजन किया जाता है वो कौन सी पद्धति के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इनमें लीग, एलिमिनेशन, कॉम्बिनेशन या फिर चुनौती। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 45 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, फीफा के द्वारा जो प्रतियोगिता वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है वो कॉम्बिनेशन या संयुक्त प्रतियोगिता के द्वारा किया जाता है। ये 4 प्रकार की होती है और 2 प्रतियोगिताओं का मिश्रित होता है दोस्तों, ये लीग और एलिमिनेशन यानी नॉकआउट, इन दोनों प्रतियोगिताओं का मिश्रित रूप वो कॉम्बिनेशन होती है, और ये 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 46 रहेगा, जनसंपर्क में प्रत्यक्ष माध्यम कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे जनसंपर्क है उसमें जो प्रत्यक्ष माध्यम है वो कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो पत्रिका, रेडियो, बुलेटिन या समूह चर्चा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 46 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जनसंपर्क में जो प्रत्यक्ष या डायरेक्ट जो माध्यम होता है वो समूह चर्चा होती है। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष होती हैं उसमें पत्रिकाएं, रेडियो, बुलेटिन, ये अप्रत्यक्ष होते हैं। और अप्रत्यक्ष में भी 2 तरीके होते हैं, एक प्रिंट मीडिया और एक बुलेटिन के नाम से होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहना वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, जनसंपर्क में प्रभावी संप्रेषण में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे जनसंपर्क में प्रभावी संप्रेषण यानी एक बात करनी है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो समय सारणी, विषय वस्तु, पाठ्य योजना, फिर उपरोक्त सभी। जनसंपर्क में प्रभावी संप्रेषण में महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, प्रश्न नंबर 47। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 47 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, जनसंपर्क में जो प्रभावी संप्रेषण होता है उसमें विषय वस्तु ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि अपने को विषय वस्तु के बारे में ही लोगों को बताना है कि क्या इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। वो विषय वस्तु अगर सही रहेगी तो ही अपना जनसंपर्क ये सही हो पाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 48 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेलों में न्यूनतम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे खेलों के अंतर जो न्यूनतम अवधि होती है, इस न्यूनतम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। माइक्रो चक्र, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र या मैक्रो चक्र या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों ये प्रश्न अवधिकालीनता या पीरियोडाइजेशन से लिया गया है, और उसमें अगर अपन देखें तो पीरियोडाइजेशन कितने प्रकार की होती है, अवधिकालीनता कितने प्रकार की होती है। तो अवधिकालीनता 3 प्रकार की होती है, वो अपने को यहाँ पे दे रखा है, मैक्रो, मीजो, माइक्रो। लेकिन इनमें जो सबसे छोटी अवधिकालीनता या प्रशिक्षण चक्र है वो अपने को यहाँ पे बताना है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माइक्रो चक्र। ये सबसे कम अवधि का या न्यूनतम अवधि का चक्र होता है, जो लगभग 5 से 10 दिन का होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सबसे लंबी अवधि का तो वो मैक्रो चक्र होता है, जिसे अपन वार्षिक चक्र भी बोलते हैं, लगभग 12 महीने का होता है। और मीजो चक्र ये 3 महीने तक का होता है। देखें तो अगर इसको 4 से 6 सप्ताह तक का इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर रहेगा 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय है। दोस्तों यहाँ पे सुपर कंपनसेशन से कौन सा अभिप्राय है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो ऑक्सीजन कार्य से बाहर अनुकूलन, थकान से रिकवरी या फिर द्वितीयक वाई। दोस्तों सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 49 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भार अनुकूलन यानी लोड अडेप्टेशन होता है, वो सुपर कंपनसेशन होता है। यानी जो प्रतिदिन भार दिया जाता है, बढ़ा के जो उसको वजन या उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसको शरीर उसके अकॉर्डिंग ढलना, वो अपने को यहाँ पे भार का अनुकूलन
जिसे अपन सुपर कंपनसेशन या बाहर का अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और आज की प्रश्नोत्तरी का हाफ पर्सन रहेगा, मतलब आधी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 50 देखिए, प्रश्न नंबर 50 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैक्रो खेल अवधिकालीनता में कौन सा चरण होता है? दोस्तों यहाँ पे मैक्रो खेल अवधिकालीनता, जो सबसे बड़ी अवधिकालीनता है, उसमें कौन सा चरण होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। उच्च प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण, प्रदर्शन स्तर को कायम रखने हेतु प्रशिक्षण, बुनियादी एवं उन्नत प्रशिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। मैक्रो खेल अवधिकालीनता में कौन सा चरण होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 50, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। जो भी ये काम किए जाते हैं वो मैक्रो चक्कर में किए जाते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, सल की उपकला उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों यहाँ पे सल की उपकला उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। रक्षात्मक, अवशोषण, भरण या स्त्रावन। दोस्तों यहाँ पे उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के यहाँ पे देख लिए, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ये 4 प्रकार के जो उत्तक होते हैं, लेकिन इनमें से अपने को सल्खी उपकला उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 51, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रक्षात्मक, यानी रक्षा शरीर में जितने भी अंग हैं उनकी रक्षा करना, ये सल्खी उपकला उत्तक का प्रमुख कार्य होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 52, साइनोथोरेसिस जोड़ शरीर में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे साइनोथोरेसिस जोड़ शरीर में कहाँ पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे जोड़ मैंने 3 प्रकार के बताए थे, जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक होता है एम्फियोथोरेसिस, दूसरा डायोथोरेसिस और तीसरा साइनोथोरेसिस होता है। यानी इनको अगर दूसरे रूप में देखें तो अपन यहाँ पे चल, अचल और अल्पचल के नाम से जाने जाते हैं ये जोड़। तो यहाँ पे साइनोथोरेसिस होता है वो अचल जोड़ होता है दोस्तों, ये अचल जोड़ होता है। इसी के अलावा जो चल जोड़ होता है उसे अपन डायोथोरेसिस के नाम से जानते हैं, और जो अल्पचल होता है उसे अपन एम्फियोथोरेसिस के नाम से जानते हैं। तो साइनोथोरेसिस जोड़ कौन सा होता है दोस्तों? वो अचल होता है, लेकिन ये किस में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 52, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 53 रहेगा, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम कौन सा है? यहाँ पे दोस्तों मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम पूछा गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले दोस्तों मैं 3 फैक्ट और आपको बता दूं कि यहाँ पे इसी प्रश्न में मैं 3 फैक्ट आपके पास में निकाल रहा हूँ कि मानव शरीर की यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी पूछे तो वो स्टेपीज सबसे छोटी होती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे छोटी हड्डी वो स्टेपीज होती है कान में। सबसे लंबी हड्डी वो शरीर की फीमर होती है, ये जांघ में होती है, जो शरीर की सबसे लंबी होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी पूछी गई है, और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 53 के अंदर फिबुला हड्डी होती है, वो जो पैर में पाई जाती है। जो पैर होता है, इस पैर में 2 हड्डियाँ पाई जाती है, एक टीबिया दूसरी फिबुला। तो जो फिबुला हड्डी होती है वो शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखे दोस्तों, अक्षय कंकाल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कंकाल तंत्र को अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया था। अगर थोड़ा सा अगर नहीं देखा तो आप क्लास आराम से पहले लिया होगा तो आप समझ में आ गया होगा। तो अक्षय कंकाल में यहाँ में किस में शामिल नहीं किया जाता है? कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक अक्षय दूसरा उपांगीय कंकाल तंत्र होता है दोस्तों। अब अक्षय कंकाल में दोस्तों 80 हड्डियाँ होती है, उपांगीय में 126 होती है। टोटल यहाँ पे देखें तो 206 हड्डियाँ मिला के हो जाती है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इनमें जो अक्षय कंकाल में कौन सा शामिल नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 54 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्रोणी मेखला को अपन अक्षय कंकाल में शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा खोपड़ी, पसलिया, कशेरुदंड, इनको मिला के अपन अक्षय कंकाल में लेते हैं। श्रोण मेखला को अपन उपांगीय कंकाल के अंदर शामिल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अस्थि मज्जा किस प्रकार की अस्थियों में पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे जो बोन मेरो है वो किस प्रकार की हड्डियों में पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है।
तो छोटी हड्डी, लंबी हड्डी, कंडरा हड्डी या फिर चपटी हड्डी। दोस्तों बोन मेरो जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो वो अस्थि मज्जा किस में पाया जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है, कौन सी हड्डियों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 55 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंबी हड्डियों के अंदर बोन मेरो पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। छोटी हड्डियों में और चपटी और कंडरा हड्डियों में ये नहीं पाया जाता है, लंबी हड्डियों में बोन मेरो पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी सेस्मोइड अस्थि कौन सी है, किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी सेस्मोइड या सिस्मोइड बोन है वो किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। टिबिया, फिबुला, पटेला या फिर उपरोक्त सभी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सिस्मोइड बोन किसे कहते हैं, तो लंबी जो मांसपेशियाँ होती है, लंबी मांसपेशियों के किनारों पे जो उपास्थि के रूप में या कठोर रूप धारण करती है, छोटी हड्डियाँ बन जाती है, उसे अपन सिस्मोइड बोन के नाम से जानते हैं। तो लंबी हड्डियों के किनारों पर जो लंबी मांसपेशियों के किनारों पर जो हड्डियाँ बन जाती है उसे अपन सिस्मोइड बोन के नाम से जानते हैं। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पटेला है। ये शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन होती है जो कि पैर के घुटने में पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 57। और ज़रूर क्लास को भी शेयर करते रहे ताकि दोस्तों और को भी फ़ायदा मिलता रहे। कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 57 रहेगा अपना कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो तंत्रिका में, उपास्थि में, रक्त में या लसिका में। प्रश्न नंबर 57 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो उपास्थि में पाए जाते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, रेक्टस एब्डोमिनिस पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनिस पेशी है, मांसपेशी है, मसल्स है, वो शरीर में कहाँ पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो कमर में, गर्दन में, पेट में या फिर जांघ में। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनिस पेशी वो शरीर में पेट में पाई जाती है। इसे अपन कोर मसल्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, कोर मसल्स के नाम से जानते हैं, जिसे अपन 6 पैक 8 पैक के नाम से जानते हैं। वो कोर मसल्स होती है, उसे अपन रेक्टस एब्डोमिनिस के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये पेट के अंदर पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, मांसपेशियों में थकान किसके कारण आती है। दोस्तों यहाँ पे मसल्स में जो फटीग है, थकान है, वो किसके कारण आती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो कार्बनिक अम्ल के कारण, दुग्धाम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों अपन जो काम करते हैं, काम करते करते जल्द ही अपन थकान हो जाती है, वो किसके कारण आती है, तो वो रक्त की जो पेशियाँ होती है, रक्त वाहिकाएँ होती है, सिराई और धमनियाँ, उनमें जो कौन सा अम्ल जमना स्टार्ट होता है जिसके कारण अपने थकान जल्दी आ जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 59 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दुग्धाम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान आती है, जिसे अपन लैक्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे लैक्टिक अम्ल अगर शरीर में जल्दी बनता है तो थकान जल्दी आ जाएगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखिए दोस्तों, लीवर को क्रियाशीलता प्रदान करने वाली पेशी को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे लीवर, जो शरीर में लीवर का काम करती है वो लंबी हड्डियाँ करेंगी, लेकिन उनको क्रियाशीलता, उसमें गति प्रदान करने के लिए जो पेशी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट या फिर फिक्सेटर। प्रश्न नंबर 60 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लीवर को क्रियाशीलता प्रदान करने वाली जो पेशी है, मसल्स होती है, उसे अपन एगोनिस्ट मांसपेशी के नाम से जानते हैं। एगोनिस्ट मांसपेशी, इसे अपन प्राइम मूवर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्राइम मूवर के नाम से जानते हैं कि ये सबसे पहले कार्य करने के दौरान सबसे पहले कार्य करती है, और कार्य करने के दौरान ये अनिवार्यतः छोटी होती है, उसे अपन प्राइम मूवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति में मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे एक वयस्क व्यक्ति में जो मेरुरज्जु, जिसे अपन बोन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। एक एडल्ट
व्यक्ति में मेरू रज्जु की लंबाई कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। 60, 75, 45 या 20 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। ये एक वयस्क व्यक्ति में मेरू रज्जु की लंबाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 62 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूरॉन की संरचना का भाग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे न्यूरॉन की संरचना का भाग कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि न्यूरॉन क्या होती है। तो न्यूरॉन्स ये तंत्रिका तंत्र की इकाई या कोशिका कहलाती है। तंत्रिका की जो कोशिका होती है या इकाई होती है उसे अपन न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो न्यूरॉन की जो संरचना होती है उसमें से कौन सा इसका भाग नहीं है, ये अपने को यहाँ पर बताना है, या फिर इसका कौन सा भाग है, इनमें से कौन सा भाग है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 62 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी इनमें एक्सॉन, डेंड्रॉन या कोशिका काय, ये सभी न्यूरॉन्स के भाग होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 63 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोमेटिक और स्वायत्त तंत्रिका किस तंत्रिका के प्रकार है? दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार इसके भाग है, एक सोमेटिक और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका पेरिफेरल नर्वस। ये कौन सी तंत्रिका या नर्वस के सिस्टम के भाग रहेंगे, प्रकार रहेंगे, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सोमेटिक और स्वायत्त तंत्रिका किस तंत्रिका के प्रकार है? यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सोमेटिक जैसे अपन ऑटो नर्वस और स्वायत्त जैसे पेरिफेरल नर्वस के नाम से जानते हैं, ये कौन सी तंत्रिका के भाग प्रकार रहेंगे? प्रश्न नंबर 63 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रेरक तंत्रिका के भाग रहेंगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64 देखें दोस्तों। और दोस्तों आज की जो प्रश्नोत्तरी में प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यहाँ से आपको जरूर परीक्षा में एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 64 रहेगा दोस्तों अपना, हिपेटिक धमनी शरीर के किस अंग से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे हिपेटिक धमनी होती है, ये शरीर के किस अंग से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यकृत, हृदय, फेफड़े या फिर वृक्क। चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 64 और इसका सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे हिपेटिक धमनी होती है वो यकृत से संबंधित होती है। और ये क्या करती है? तो दोस्तों ये यकृत को शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है, उसे अपन हिपेटिक धमनी कहते हैं। और यकृत के अध्ययन को अपन हिपेटोलॉजी भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। हिपेटोलॉजी वो यकृत के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों। हृदय से शरीर को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे हृदय से जो रक्त का सप्लाई करती है पूरे शरीर को उन रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सिरा धमनी, फुफ्फुस धमनी या फिर फुफ्फुस सिरा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे दो शब्द या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से एक प्रश्न यहाँ पे 65 नंबर का रहेगा कि हृदय से, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों शब्द कौन सा है, से, यानी हार्ट से लेके जा रही है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वो रक्त का जो हृदय से रक्त की वाहिनी लेके जाने वाली जो वाहिनियाँ होती है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 65 और इसका ये आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे धमनियाँ होती है और ये हृदय से लेकर जाती है, इसका मतलब ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों। शरीर से हृदय को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि शरीर से, यहाँ पे शरीर से हृदय को रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं को अपन क्या कहते हैं? अब दोस्तों इनमें अपने को ये ध्यान रखना है कि जो शरीर है इस शरीर से रक्त को लेके जा रही है वो किस में लेके जा रही है? तो वो रक्त हृदय में लेके जा रही है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 66 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ये सिराएं कहलाती है, यानी विंस कहलाती है और ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, यानी शरीर से हृदय को जो रक्त लेके जाती है वो अशुद्ध रक्त जाता है और ये विंस या सिराएं लेके जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 67 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पल्स शरीर में नहीं पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पे शरीर में 9 जगह पल्स पाई जाती हैं जिससे अपन हार्ट बीट चेक करते हैं।
तो निम्न में से कौन सी जगह पल्स नहीं पाई जाती, ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। तो रेडियल, टेम्पोरल, फीमोरल, टेम्पोरल या फिर कैरोटिड। शरीर में दोस्तों मोटे मोटे तौर पर 9 जगह पल्स का गणना की जाती है, पल्स चेक की जाती है। उनमें से इनमें से कौन सी जगह पल्स की गणना नहीं की जाती है या पल्स नहीं पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दोस्तों पल्स प्रेशर भी ध्यान रखना है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। यहाँ पे ध्यान रखना है सिस्टोल और डायस्टोल के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे पर्सन के रूप में ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं, पल्स प्रेशर वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अंतर को पल्स प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 67 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है टेम्पोरल। ये पल्स शरीर में नहीं पाई जाती, शरीर से इसकी गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हाई बीपी, जो बीपी होती है ब्लड प्रेशर, उसमें हाई बीपी की अवस्था को क्या कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कार्डियक आउटपुट या फिर कार्डियक वॉल्यूम। दोस्तों यहाँ पे जो बीपी होती है, रक्तचाप होता है, उसका जो बीपी की जो गणना की जाती है वो कौन से यंत्र से की जाती है, तो उसे अपन स्फिग्मोमेनोमीटर के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, स्फिग्मोमेनोमीटर के नाम से बीपी की जांच की जाती है, ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की। तो यहाँ पे हाई रक्तचाप की अवस्था को अपन हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 68 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइपरटेंशन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 69 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे रक्त का ब्लड की क्लोटिंग होती है या रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन काम करता है। दोस्तों यहाँ पे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन या फिर हीमोग्लोबिन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे विटामिन के नाम से देखें तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन कौन सा काम आता है, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। इसी के अलावा अगर अपन देखें तो कणिकाओं में रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी काम करती है, तो कणिकाओं में प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन पूछा गया है तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 70, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन्स का प्रकार है। दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन है वो ग्लोबुलिन्स किसका प्रकार है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोबारा से क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है ग्लोबुलिन्स, ये किसका प्रकार है, ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है, या फिर ग्लोबुलिन्स के कौन से प्रकार है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 70 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अल्फा, गामा, बीटा, ये सभी ग्लोबुलिन्स के अंतर्गत आने वाले रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 71, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे जो वसा फैट होती है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो एमाइलेज, रेनिन, लाइपेज या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 71 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वसा के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम काम आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 72 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूक्ष्म पौष्टिक आहार में किसे सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें किसको सम्मिलित किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सूक्ष्म पौष्टिक आहार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें किसको सम्मिलित करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन या फिर वसा को। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 72 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या सूक्ष्म पौष्टिक आहार होते हैं उनमें अपन खनिज लवण या मिनरल्स को यहाँ पे शामिल करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। मिनरल्स जिसके अंतर्गत फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, तांबा और ये जो जिंक, फॉस्फेट आते हैं, कैल्शियम आते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पौष्टिक आहार कहलाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस खनिज की कमी से दंत क्षरण की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा खनिज है या न्यूट्रिएंट्स है जिसके कमी के कारण दंत क्षरण यानी दांतों में जो गिरावट, दांत घिसने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, वो किस खनिज की कमी के कारण होते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट, फ्लोरीन, आयोडीन या फिर जिंक। लेकिन इससे ज़्यादा मैं दोस्तों आपको बताऊं
कि दांतों की जो निर्माण होता है वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी कमी क्षरण पूछा गया है, उसकी दांतों में जो कमी होती है वो कौन सी कमी होती है, किसके कारण होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 73 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों में दंत क्षरण की समस्या देखी जा सकती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखिए दोस्तों, यहाँ पे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे विटामिन के है, उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो साइनोकोबाल्मिन, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल या फिर फाइलोक्विनोन। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन्हीं में सभी ऑप्शंस के यहाँ पे मैं एक बार क्लियर करता हूँ। साइनोकोबाल्मिन होता है वो विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं। इसी के अलावा कैल्सीफेरोल ये विटामिन D को नाम से जानते हैं। टोकोफेरोल ये विटामिन E को टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो आंसर निकल के आया वो विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 75 रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु होती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे B5, K, E या फिर विटामिन B12। दोस्तों चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोबाल्ट धातु वो विटामिन B12 में पाई जाती है, जिसे अपन साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि कौन सी विटामिन में धातु पाई जाती है, तो वो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से विटामिन की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे कौन से विटामिन की कमी के कारण हीमोफीलिया रोग होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो विटामिन B9, E, K या फिर D। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हीमोफीलिया में क्या होता है। तो हीमोफीलिया के अंतर्गत ये होता है कि अगर व्यक्ति के चोट लग जाती है तो चोट लगने पर ब्लड शरीर में बाहर बहने लगता है और उसका थक्का नहीं जमता है, इस कारण इसे अपन हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 76 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है विटामिन के की कमी के कारण हीमोफीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 77 रहेगा एक एथलीट के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे एक एथलीट होता है, खिलाड़ी होता है, उसके लिए जो ऊर्जा एनर्जी का जो प्रमुख सोर्स है वो कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोटीन, वसा, खनिज लवण या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 77 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक एथलीट के लिए जो ऊर्जा का प्रमुख सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, उसे इंस्टेंट एनर्जी के रूप में काम में लेता है, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा एथलीट को वो कार्बोहाइड्रेट से ही जल्दी मिलती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 78 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 78 देखिए, हैंसेन रोग के नाम से किस रोग को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे हैंसेन रोग के नाम से कौन से रोग को जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो टिटेनस, चेचक, कुष्ठ या फिर रेबीज। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 78 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे हैंसेन रोग के नाम से कुष्ठ रोग को जाना जाता है, जिसे अपन शाही रोग भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे शाही रोग भी इसे कहा जाता है। और कुष्ठ रोग का जो वायरस होता है उसे अपन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका जीवाणु होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 79, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोफोबिया रोग है, ये किससे उत्पन्न होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं हाइड्रोफोबिया के बारे में बताऊँ तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, तो व्यक्ति को जल से देखते ही डर लगने लगता है, उसे अपन हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पानी को देखते ही व्यक्ति चिल्लाने लगता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो वो कुत्ते के काटने के कारण हाइड्रोफोबिया, जिसे अपन रेबीज होता है वो रेबीज हाइड्रोफोबिया में बदल जाता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 79 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोफोबिया ये विषाणु या वायरस के कारण होता है, ये अपने को जिसमें रेबडो वायरस होता है। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोफोबिया में कौन सा होता है, तो रेबडो वायरस होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 80 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 80 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कालाजार रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों यहाँ पे कालाजार रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो फेफड़े, यकृत, आंत या फिर अस्थि मज्जा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 80 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कालाजार रोग है वो अस्थि मज्जा या बोन मेरो को प्रभावित करता है, जिससे बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है, वो धीमा हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 देखें दोस्तों यहाँ पे सिलिकोसिस रोग किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिलिकोसिस रोग है वो किस अंग से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो यकृत, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र या फिर पाचन तंत्र। प्रश्न नंबर 81 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 81 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिलिकोसिस रोग ये फेफड़ों से संबंधित होता है और ज़्यादातर लोगों ये दोस्तों ये खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों में सिलिकोसिस होता है। खदानों में जो लोग काम करते हैं उसमें जो उसके मिट्टी धूल के कण होते हैं वो फेफड़ों में जम जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 देखे दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से ल्यूकेमिया बीमारी का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे ल्यूकेमिया बीमारी का संबंध किससे, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आंत, फेफड़े, तंत्रिका या फिर रक्त। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 82 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ल्यूकेमिया रोग होता है वो दोस्तों यहाँ पे रक्त से संबंधित रोग है यहाँ पे ल्यूकेमिया, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने में कार्य करना, बनाना, ग्रहण करना तथा सीखना किस में सम्मिलित होता है? दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि सीखने में कार्य करना, बनाना, ग्रहण करना तथा सीखना किस क्रिया में सम्मिलित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सीवर, खेल, प्रशिक्षण या फिर मनोरंजन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 83 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीखने में कार्य करना, बनाना, ग्रहण करना है और जो सीखना सम्मिलित है वो मनोरंजन में सम्मिलित होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 84। खर्च की गई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर आनंद का अनुभव प्राप्त करना क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे जो खर्च की गई ऊर्जा है उसको पुनः प्राप्त करके आनंद की अनुभूति को प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? प्रशिक्षण, मनोरंजन, संगठन या फिर शिविर। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 84 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन कहलाता है, यानी रिक्रिएशन कहलाएगा। जो खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त आसानी से हो जाता है वो रिक्रिएशन या मनोरंजन के माध्यम से होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 देखिए दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला अभिकरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला अभिकरण या जो शासन है वो नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि कौन सा अपने को यहाँ पे मनोरंजन उपलब्ध नहीं कराता है। व्यावसायिक, स्वयंसेवी या फिर धार्मिक या शासकीय, इनमें से कौन सी संस्था है जो अपने को मनोरंजन यहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाती है? प्रश्न नंबर 85 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन उपलब्ध कराने वाली अभिकरण नहीं रहेगा, वो धार्मिक अभिकरण नहीं रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शासक, व्यावसायिक, स्वयंसेवी संस्था और शासकीय जो पे एंड यूज के रूप में काम आती है वो सभी यहाँ पे मनोरंजन उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों यहाँ पे खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि, ये परिभाषा किसने दी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रहेगी यहाँ पे कि खेल एक स्वैच्छिक है और स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? कार्ल ग्रूस, स्टर्न या फिर जॉन डेवी स्पेंसर। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 86 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टर्न के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि खेल एक स्वैच्छिक और स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 87। खेल के विरेचन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों यहाँ पे खेल के विरेचन सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया है? प्लेटो, अरस्तु, वाटसन या मैकडूगल। दोस्तों इसी के साथ में मैं बताऊं खेल का कैथार्टिक सिद्धांत है, कैथार्टिक वो भी इसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है, खेल का कैथार्टिक सिद्धांत। यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों खेल का कैथार्टिक सिद्धांत या फिर विरेचन सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया? प्रश्न नंबर 87 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है, जिसे विरेचन या कैथार्टिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों यहाँ पे
बालक अपने अंदर दबी हुई इच्छाओं का प्रदर्शन करके संतुष्ट होता है, ये कौन सा सिद्धांत है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि बालक अपने अंदर जो दबी हुई इच्छाएं हैं उनको प्रदर्शन करके खुद संतुष्टि प्रदान करता है, ये कौन से सिद्धांत के द्वारा होता है। यहाँ पे अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, नैसर्गिक सिद्धांत या फिर मनोवैज्ञानिक विशेष सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 88 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विशेष सिद्धांत। इसके द्वारा व्यक्ति या बालक जो अपने अंदर जो दबी हुई ऊर्जा है उसको खेलों के माध्यम से प्रदर्शन करके खुद संतुष्टि का अनुभव करता है। दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा होती है तो वो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत होता है, जिसमें बालक अतिरिक्त ऊर्जा को खेलों के माध्यम से उसको खर्च करता है, उपयोग करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 देखिए दोस्तों, मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है ये अपने को यहाँ पे बताना है कि मानव तत्वों का संगठन है वो एक सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है ये अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत, खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत है, या फिर प्रशासन या संगठन का सिद्धांत, या फिर पाठ्य योजना का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पे मानव तत्वों का संगठन ये किसका सिद्धांत है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 89 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशासन और संगठन का सिद्धांत है, ये मानव तत्वों का संगठन है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 90 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुपयोगी उपकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया होती है। दोस्तों यहाँ पे अनुपयोगी जो यूजलेस उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स में, उनके निस्तारण की प्रक्रिया कौन सी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। उपकरणों को नष्ट करना चाहिए, नीलामी करनी चाहिए, संग्रह करना चाहिए, या फिर उनको जलाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि जो स्पोर्ट्स में जो सामान होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको निस्तारण की दो प्रकार की प्रक्रिया होती है निस्तारण करने की। एक तो यहाँ पे उसकी नीलामी करनी चाहिए सबसे पहले, अगर वो नीलामी लायक नहीं है तो उसको फिर जलाना चाहिए, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे निस्तारण की प्रक्रिया होती है वो पूछा गया है कि यहाँ पे उपकरणों की नीलामी की जाती है, यह निस्तारण की प्रक्रिया रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 देखिए दोस्तों, शिविर चलाने का पूरा प्रबंध कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे शिविर चलाने का पूरा प्रबंध है वो कौन करता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो स्वास्थ्य संचालक, कार्यक्रम संचालक, शिविर संचालक, या फिर उप शिविर संचालक। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिविर चलाने का जो पूरा प्रबंध या मैनेजमेंट होता है वो शिविर संचालक के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 91 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिविर संचालक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शिविर में विद्यार्थियों में कौन सी भावना जागृत की जाती है। दोस्तों यहाँ पे शिविर लगाया जाता है, उस शिविर में विद्यार्थियों के अंदर कौन सी भावना को जागृत किया जाता है, कौन सी भावना या कौन से गुण उसमें डेवलप किए जाने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, नेतृत्व, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 92 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिविर में विद्यार्थियों में जो भावना जागृत की जाती है वो नेतृत्व या लीडरशिप की भावना यहाँ पे ध्यान रखना, वो उसमें डेवलप की जाती है। यानी प्रत्येक विद्यार्थी में लीडरशिप या नेतृत्व उसको टैकल करने की जो भावना है वो इसमें जागृत की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शिविर की नीतियों को क्रियान्वित कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे शिविर की जो नीतियाँ बनाई जाती है उनको क्रियान्वित यानी उनको लागू कौन करता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे शिविर की नीतियों को क्रियान्वित, इनको लागू करना, उनको अमल में लाना, ये कौन करता है। शिविर संचालक, उप शिविर संचालक, अनुशासन समिति, या फिर कार्यक्रम समिति। प्रश्न नंबर 93 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिविर की जो नीतियों को क्रियान्वित करने का काम होता है वो उप शिविर संचालक करता है। प्रश्न नंबर 93 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उप शिविर संचालक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कौन सा प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्राणायाम का कौन सा प्रकार है जो डिप्थीरिया रोग को यहाँ पे रोकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूर्यवेदी, भस्त्रिका, भ्रामरी, या फिर उज्जाई प्राणायाम। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर पसंद आती है तो जरूर वीडियो को शेयर करते रहे। और दोस्तों 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको बता रहा हूँ, आज की प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं वो आपको एग्जाम में इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो कौन सा प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है, प्रश्न नंबर 94 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उज्जाई प्राणायाम। ये
डिप्थीरिया रोग को रोकता है। अब डिप्थीरिया रोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये कंठ से संबंधित रोग है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कंठ से संबंधित रोग वो डिप्थीरिया रोग होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 95, प्रश्न नंबर 95 देखिए दोस्तों यहाँ पे कालानुक्रमिक आयु है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कालानुक्रमिक आयु है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि कालानुक्रमिक आयु को कितने वर्ष तक यहाँ पे माना जाता है, 22 वर्ष, 15 वर्ष, 19 वर्ष या फिर जन्म से मृत्यु तक। दोस्तों यहाँ पे आयु के 4 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। कालानुक्रमिक आयु, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और इसके अलावा भी एक आयु और होती है, वो मैं आपके मेरे दिमाग से निकल रही है, वो आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में इसका भी जरूर जवाब टाइप करते रहे। तो कालानुक्रमिक जो आयु होती है वो कितनी वर्ष की आयु तक होती है, यहाँ पे ये बताना है। प्रश्न नंबर 95 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 22 वर्ष तक की एज होती है, वो कालानुक्रमिक आयु के अंतर्गत यहाँ पे सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 96 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 96 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैंप का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों यहाँ पे कैंप लगाया जाता है, शिविर लगाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो कैंप का मुख्य उद्देश्य घर के बाहर रहना, लोगों को सिखाना, जंगल में रहना या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 96 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है घर के बाहर रहना, ये कैंप का मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कैंप घर के बाहर रहकर वो उसमें सिखाया जाता है, वो ही कैंप या शिविर का मुख्य उद्देश्य रहता है। यानी घर से बाहर प्रकृति के प्रांगण में रहकर वो सीखना, वो कैंप कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 देखिए दोस्तों यहाँ पे हॉकी गोल के बैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों में हॉकी गोल के जो बैक बोर्ड लगा होता है उसमें जो ऊंचाई होती है उस बैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी रहेगी दोस्तों यहाँ पे 15 इंच, 20 इंच, 18 इंच या 24 इंच। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 97 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है हॉकी गोल में जो बैक बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई वो 18 इंच होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, लगभग 1.5 फीट इसकी यहाँ पे ऊंचाई रहती है। ये किस लिए आता है? तो ये गोल चेक करने के लिए आता है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 98 देखिए दोस्तों 98 अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों अपना विस्फोटक शक्ति का संबंध है। दोस्तों यहाँ पे विस्फोटक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, इसका संबंध किससे, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रतिरोध के विरुद्ध गति से कार्य करना चाहिए, गति के साथ प्रतिरोध या फिर अधिकतम प्रतिरोध होता है या फिर उपरोक्त सभी। विस्फोटक शक्ति जिसे अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये इसका संबंध किससे होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध के विरुद्ध अधिकतम गति से कार्य किया जाता है, वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 98 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध के विरुद्ध गति से कार्य करना। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है, ये आपने को यहाँ पे बताना है। नहीं है, ये अपनी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? तो ऑफ साइड, पेनल्टी कॉर्नर, फ्री हिट या फिर बुली। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 99 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो हॉकी से संबंधित इनमें से जो शब्दावली नहीं है वो ऑफ साइड नहीं है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पेनल्टी कॉर्नर, हिट और बुली ये हॉकी से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पे जो ऑफ साइड है ये ऑफ साइड फुटबॉल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑफ साइड किस में संबंधित आती है? तो वो फुटबॉल में आती है। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर की अवधि कितनी होती है? तो वो 8 सेकेंड होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 100 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 100 देखिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग या कर्म योग। दोस्तों ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा है? ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 100 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजयोग एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग माना जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न आपने आज की प्रश्नोत्तरी में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कितना स्कोर अचीव किया है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका स्कोर शेयर करते रहे। और आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों क्रैश कोर्स के जो अपने क्रैश कोर्स चला रखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप जरूर डेली शाम 6:10 पे आप क्लास में जुड़ना सुनिश्चित रहे और आप 5-6 दिन में अपने इंपॉर्टेंट क्लासों के माध्यम से आप तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।